नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्ट्रेस टाइम जीएस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत के भूगोल में, इंडियन जियोग्राफी में गंगा नदी तंत्र, और यह हम नदी तंत्र का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। और इसमें बहुत ही इसको मैंने सरल भाषा में समझाया है आपको, और मैप के साथ बताऊँगा। मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, और ये आसान नोट्स हैं, और कहीं कहीं पे मैंने ट्रिक का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, और इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर नेपाल लिखा हुआ है, यहाँ पर नेपाल लिखा हुआ है, वो असल में बनाते समय कट गया है। देखिए, अब सबसे पहले अगर गंगा नदी तंत्र की बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है। जैसे ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, वैसे ही गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी कुल लंबाई 25 है। ठीक है, जैसे देखिए गंगा में गा दोनों ही नाम में गा और गा है, वैसे ही लंबाई में 25 है। ठीक, 25 किलोमीटर है, मतलब 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से गुजरती है, एक भारत से और दूसरी बांग्लादेश से। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से गुजरती थी, सिंधु नदी 3 देशों से गुजरती थी, वैसे गंगा जो है ये 2 देशों से गुजरती है। ठीक, एक भारत है, दूसरा बांग्लादेश है। ठीक है, ये भारत नदी 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तराखंड से सबसे पहले इसका जन्म होता है, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार में, फिर झारखंड में, ये ठीक है, झारखंड में, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आपको कहीं कहीं पर किताबों में झारखंड नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा 2 शहर हैं झारखंड के जहां से ये निकलती है, और लगभग 40 किलोमीटर का एरिया झारखंड में ये कवर करती है। ठीक है, और गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, सेल्फ प्योरीफाइंग, अपने आप को सेल्फ प्योरीफाइंग करती है। असल में इसमें ना एक बैक्टीरियोफेज, एक वायरस पाया जाता है। ठीक है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। इसीलिए क्या है कि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो गंगा नदी जिससे पानी भर के लाते हैं, अपने घर में रखते हैं, और चाहे जितने साल तक भरा रहे, अगर उनके बाबा परबाबा भर के भी लाए हैं, परदादा भर के लाए हैं, तो वो पानी आज भी ख़राब नहीं हुआ होगा, उसमें पानी में कीड़े नहीं पड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ये क्वेश्चन बनता है, बैक्टीरियोफेज ये नामक वायरस पाया जाता है, जिससे कि जो है वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। गंगा डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, गंगा डॉल्फिन जो थी, इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, और 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी किन देशों से गुजरती है, तो वो भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो वो 5 राज्यों से गुजरती है। उनके नाम क्या हैं, तो उनके नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी जो है किस वायरस के कारण स्वतः साफ़ हो जाती है, तो वह बैक्टीरियोफेज के कारण जो है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो 2008 में किया गया। या हमारे देश की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो वो है गंगा। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो वो है गंगा डॉल्फिन। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, गंगा जी का उद्गम कहीं से नहीं हुआ है। असल में 2 नदियों का उद्गम हुआ था, और जिनसे मिल करके आगे इसका नाम पड़ गया है गंगा। ठीक है, तो देखिए गंगोत्री हिमानी, हिमानी शब्द का मतलब हिम मतलब बर्फ़, और बर्फ़ का मतलब ग्लेशियर। ये देख रहे हैं आप इमेज में, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये बर्फ़ के आप ग्लेशियर देख रहे होंगे, ये वाले। ठीक है, तो ये ग्लेशियर जो है ये है, तो है क्या कि ये ग्लेशियर हैं। तो यहीं से गंगा नदी का, वो गंगा की जो 2 नदियाँ थी जिनसे गंगा नदी का उद्गम होगा, तो वही 2 नदियों का उद्गम हुआ था। ठीक है, तो एक था गंगोत्री हिमानी, इससे भागीरथी नदी निकली थी, और संतोपत हिमानी, इससे अलकनंदा नदी निकली थी। और ये दोनों ही नदियाँ देवप्रयाग में आकर मिल गईं, और जहाँ पर गंगा नदी का जन्म होता है। ये देखिए, ये इधर से भागीरथी नदी आ रही है, और इस तरफ से अलकनंदा आ रही है, और जब दोनों मिलती हैं तो क्या बनता है, गंगा बनता है। ठीक है, मिलने से पहले ये अलकनंदा थी और ये भागीरथी थी, दोनों जब मिल गईं तो ये वाली गंगा नदी बन गई। और ये दोनों अलग अलग से तरफ से आई थी, एक संतोपत हिमानी से आई थी, दूसरी गंगोत्री हिमानी से आई थी। तो क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी किन 2 नदियों का संगम है, तो वो अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। और ये नदियाँ जो है कहाँ पर मिलती हैं, तो देवप्रयाग में मिलती हैं, वहाँ पर गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, गंगा नदी का ये उद्गम स्थल है, यहीं से गंगा नदी का जन्म होता है। आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब संतोपत हिमानी की अगर बात करें तो देखिए, इसमें भागीरथी नदी की कोई भी सहायक नदी नहीं है, सिर्फ मंदाकिनी नदी जो है जो आपकी अलकनंदा नदी है, इसकी 4 नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, एक है धौली गंगा, दूसरी है नंदाकिनी, तीसरी है पिंडार, ठीक है, और चौथी है मंदाकिनी। ठीक है,
तो ये जहाँ पर मिलती हैं वो जगह प्रयाग कहलाती है। वो जगह क्या कहलाती है? प्रयाग कहलाती है। असल में प्रयाग शब्द का मतलब है नदियों का मेल, नदियों का मेल, उसको कहा जाता है प्रयाग। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके ये दिखाता हूँ ये चीज़। ठीक है, उम्मीद है आपको साफ नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए धौली गंगा जो मिली है आकर के वो हमारी देव प्रयाग विष्णु प्रयाग में मिली है, और मंदाकिनी नंद प्रयाग में मिली है, पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में मिली है, और जो हमारी केदारनाथ के पास से जो मंदाकिनी नदी निकली है ना, ये जो है आकर के यहाँ पर मिली है। ठीक है, अलकनंदा नदी। तो है क्या कि ये रुद्रप्रयाग है, यहाँ पर लिखा नहीं है, लिखना मुझे लगता है थोड़ा सा नोट्स बनाने में गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर याद कीजिए हम, ये रुद्रप्रयाग है। कौन सा है? रुद्रप्रयाग। ठीक, ये रुद्रप्रयाग में मिली। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक, ये इन प्रयागों पर आकर के ये नदियाँ मिली हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि ये नदी कहाँ पर मिली है, ये नदी कहाँ पर मिलती है आकर के। तो देखिए एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक आपको याद रखनी है। कि ट्रिक आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि विन करूँगा, मतलब पढ़ाई करके, विन मतलब जीतूँगा, है ना, विन अंग्रेजी का शब्द है, विन करूँगा। हमें तो ट्रिक बनानी है, हमें अंग्रेजी हिंदी से मतलब नहीं है। तो विन करूँगा उसका मतलब समझ लीजिए कि विष्णु, वी से जो है विष्णु प्रयाग, और ना से नंद प्रयाग, कर्ण से मतलब करूँगा, मतलब का से मतलब कर्ण प्रयाग, रूँगा, रू से मतलब रुद्र प्रयाग, और गा से मतलब गंगा, गा से मतलब ये वाला गंगा नदी, देव प्रयाग। ठीक है, और ऐसे ही जो है आप इधर नदियाँ याद रख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो हमारी नदी है वो है धौली गंगा, फिर उसके बाद में है नंदाकिनी। ठीक है, और नंदाकिनी का नंद प्रयाग है, ये तो सीधे सीधे याद रहेगा। ठीक, और धौली गंगा ये कह सकते हैं कि धूल, चरण धूल, है ना, विष्णु जी के चरण धूलों से निकली थी गंगा जी, तो वो धौली विष्णु जी के चरण गंगों से निकली थी, चरणों से, चरण धूल से निकली थी कह सकते हैं। चरणों से निकलना गंगा जी का ये हिंदू में मान्यता है, कथा है, तो उसी हिसाब से हम याद भी रख सकते हैं। ऐतिहासिक कथा भी है, हमारी धार्मिक कथा भी है। तो विष्णु प्रयाग जो है वो धौली गंगा पे है। ठीक, फिर 3 नंबर पे आता है पिंडार, ये कर्ण में है, और मंदाकिनी जो है रुद्रप्रयाग में आकर के मिल जाती है। और ये दोनों ही नदियाँ जो हैं आपकी कहाँ पर मिलती हैं? ये आकर के आपकी मिलती हैं देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। अभी मैं आगे वो भी पढ़ाऊँगा, यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो भागीरथी और अलकनंदा, दो नदियों के मिलने से, दो नदियों के मेल से ये जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये चीज़ को आप याद रखेंगे। एक भागीरथी है और दूसरी कौन सी है? अलकनंदा है। एक भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो देखिए जो देवप्रयाग है यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी ये दो नदियाँ मिली हुई हैं। विष्णु प्रयाग यहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा मिली हुई हैं। देखिए इस तरफ जो है आपको सब अलकनंदा ही मिलेंगी। इस तरफ क्या मिलेंगी? अलकनंदा। ठीक है, नंद प्रयाग, नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग, पिंडार, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी। ठीक है, रुद्रप्रयाग क्या है? मंदाकिनी। देखिए मंदाकिनी नदी सबसे आखिरी में याद रखिएगा। मंद गति पड़ जाना, मतलब जब नदी चलती है तो वो नदी उस समय जवान होती है और उसका बहाव बहुत तेज़ होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो उसका बहाव कम पड़ने लगता है, तो मंद पड़ने लगता है। तो मंदाकिनी सबसे आखिरी में है। ठीक है, और कर्ण में भी रा है और पिंडार में भी रा है और किसी में भी रा नहीं है। ना तो धौली गंगा में रा है, विष्णु में, नंद में, नंदाकिनी में, मंदाकिनी में, रुद्र में है। तो रुद्र वो मैंने बताया था विन करूँगा, तो याद रखिएगा। इस तरीके से आप एक दिमाग में एक ट्रिक बना लीजिएगा। इसको वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। तो अब मैंने ना ये पूरी नदी तंत्र को आपको एक ही इमेज में मैंने समझाने की कोशिश की है, तो इसको धीरे धीरे हम समझेंगे। और इसको समझने के बाद में आप वीडियो को कम से कम 2 बार देख लेंगे पूरा। उसके बाद में ये डायग्राम आप सेल्फ बनाएंगे अपने आप एक बार। ठीक है, आप एक बार अपने आप बनाएंगे इस डायग्राम को, और बनाने के बाद में फिर आप इसको कायदे से याद रख पाएंगे, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए मैंने ऊपर से आपको यहाँ तक का पढ़ा दिया था, अभी यहाँ तक का, इस लोकेशन तक मैंने पढ़ा दिया था कि जो आपका संतोपत हिमानी से निकली है अलकनंदा, और गंगोत्री हिमानी से निकली है भागीरथी, और ये दोनों ही मिल करके इन्होंने अलकनंदा बनाया है। ठीक है, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार। ठीक, ये 4 नदियाँ और मंदाकिनी, ये चारों नदियाँ देवप्रयाग में मिल गईं और यहीं से गंगा जी का जन्म होता है। और जन्म होने पर उसके बाद में गंगा जी जो मैदानी क्षेत्र में आती हैं
तो सबसे पहले वो इस वाले लोकेशन पर हरिद्वार में, हरिद्वार से जो है वो देखिए हरिद्वार तक पहाड़ी एरिया है और हरिद्वार के बाद में वो यहीं से मैदानी भाग में आ जाती हैं। और जब ये मैदानी भाग में आ जाती हैं तो इनकी जो सबसे पहली सहायक नदी है वो है रामगंगा। सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? वो है रामगंगा है। ये कन्नौज में, कन्नौज आपको पता होगा लखनऊ के आगे, तो कन्नौज में मिलती हैं आकर के, ठीक है। ये कन्नौज में आकर के मिल जाती हैं। यहीं से उत्तराखंड ख़त्म हो जाता है और उत्तराखंड ख़त्म होने के बाद में अब हम उत्तर प्रदेश में आ गए हैं और यहीं से उत्तर प्रदेश चालू हो गया। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में आप यमुना नदी को देख सकते हैं, है ना। तो यमुना नदी की अगर हम बात करें तो ये यमुनोत्री हिमनद से निकली हैं। कहाँ से निकली है? ये यमुनोत्री हिमनद से निकली, ठीक। और यमुनोत्री हिमनद से निकलने के बाद में यमुना नदी जो है ऐसे करके गंगा के समांतर चलते हुए यूं करके जाते हुए ये ऐसे करके ये प्रयागराज में जा कर के मिल जाती है। यहाँ पर कुल 3 नदियाँ मिलती हैं प्रयागराज में, गंगा, यमुना और तीसरी सरस्वती, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। वो भूमिगत है, भूमि के अंदर बहती है ऐसा माना जाता है, भूमि के ऊपर नहीं दिखाई देती है। तो उसका क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में नहीं बनता है, तो इसलिए उसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो यही पूछ लेता है कि विलुप्त नदी कौन सी है, तो वो है आपकी सरस्वती, ठीक है। तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकली, बड़ा आसान, इसको आप याद रख पाएंगे। अब देखिए फिर इसमें यमुना नदी में भी 3 नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। पहली कौन सी है? तो पहली है चंबल नदी। पहली कौन सी है? चंबल नदी है। ये मध्य प्रदेश के इंदौर से निकली है, ठीक है। उसके बाद में आपकी बेतवा है। बेतवा कहाँ से निकली? तो बेतवा जो है ये भी मध्य प्रदेश के विंध्या पर्वत से निकली हैं। उसके बाद में आपकी केन भी जो है कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकली है, ठीक है। इसको भी आप आसानी से याद रख पाएंगे। अब देखिए चंबल, बेतवा, केन, इनमें जो सबसे बड़ी यमुना की सहायक नदी है वो है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जिस प्रकार से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो है आपकी यमुना। उसी प्रकार से यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो है चंबल नदी, ठीक है। तो अगर ये इसकी सहायक नदियां हैं यमुना की, ये तीनों अगर चंबल नदी, बेतवा, केन, अगर ये तीनों यमुना की सहायक नदी हैं तो ये तीनों गंगा की भी सहायक नदियां होंगी। ये भी आप बात याद रखेंगे, क्योंकि ये यमुना में मिलती तो इसका पानी फिर आके गंगा में ही मिलेगा, तो इसलिए जो है ये यमुना की भी सहायक नदियां होंगी। और एक चीज़ बता दूं मैं, तो चंबल जो है, बेतवा, केन, इनको आप कैसे याद रखेंगे? तो इनको आप हिंदी में एक हमारे ना देहात में एक शब्द होता है चबेना। कौन सा शब्द होता है? चबेना। मैं लिखने की कोशिश करूँगा, चबेना, ठीक है। तो चबेना, चा से जो है चंबल, बेना, बे से मतलब बेतवा, और केना मतलब केन नदी। तो चबेना, ठीक है। तो चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों नदियाँ आपको सीरियल से याद रहेंगी, है ना। पहली है इंदौर में मध्य प्रदेश में, दूसरी विंध्या पर्वत में, तीसरी कैमूर पहाड़ियों में। पहले इंदौर में है, फिर पर्वत, फिर पहाड़ी, ठीक है। ये पेहाड़ी लिख दिया गया है, ये यहाँ पे पहाड़ी है, ठीक है। ये पहाड़ी से निकली हैं। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। तो ये प्रयागराज में मिली हैं। और प्रयागराज का पुराना नाम कौन सा है? वो है इलाहाबाद। प्रयागराज का पुराना नाम कौन सा है? वो है इलाहाबाद, ठीक है। और कन्नौज को आपका सेंट नगरी भी कहते हैं, इतर नगरी भी कहते हैं। वो मैं जब आपको उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा। फिर आता है पीलीभीत। तो पीलीभीत जो है ये यहाँ से गोमती नदी निकलती है और गोमती नदी गाजीपुर में आकर के गंगा जी में मिल जाती है, ठीक है। गोमती नदी गाजीपुर में आकर के गंगा जी में मिल जाती है। अगर आप में से कोई गाजीपुर का रहने वाला है तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। ये जो डॉट स्पॉट बनाए हैं, अगर यहाँ से आप में से कोई रहने वाला है तो कमेंट करें और बताएं कि वहाँ का दृश्य कैसा है। तो गोमती नदी, ठीक है, ये निकली है पीलीभीत, यूपी के पीलीभीत में फूलर झील से निकली है। और ये मैदानी भाग से निकलने वाली इकलौती नदी है। ये ऐसी नदी है कि जो है आपकी फूलर झील से निकली है और ये जो है मैदानी भाग से निकलने वाली इकलौती नदी है। और इस पर जो है, चूँकि हम यहाँ तक उत्तर प्रदेश में हैं, छपरा तक, बस ये आखिरी शहर है लखनऊ यूपी का। तो गोमती नदी के तट पर ही उत्तर प्रदेश की राजधानी बसी हुई है। राजधानी कौन सी है? राजधानी है लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वो भी गोमती नदी के तट पर बसी हुई है। लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर है ना, नजाकत व नफासत का शहर। तो ये लखनऊ है। तो ये लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे ही उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। और ये लखनऊ से होते हुए उसके बाद में आगे और शहर में जाते हुए ये गाजीपुर में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है।
उसके बाद देखिए ये मैंने नेपाल लिखा है, तो नेपाल की तरफ से ये काली, कर्णाली, गंडक, कोसी, ये नदियाँ नेपाल की तरफ से आती हैं। ये भी जो है गंगा नदी में आकर के मिल जाती हैं। अच्छा, काली को आगे शारदा नदी कहते हैं, काली को क्या कहते हैं, शारदा नदी कहते हैं, और कर्णाली को घाघरा नदी कहते हैं। ठीक, शारदा और घाघरा ये दोनों नदियाँ आगे मिल करके आकर के ये घाघरा नदी बनाती हैं। ये दोनों ही नदियाँ मिलकर के क्या बनाती हैं, घाघरा नदी बनाती हैं। और ये बिहार में, बिहार का सबसे पहला शहर छपरा, छपरा में आकर के ये गंगा जी में मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं आपकी अमरकंटक पहाड़ियाँ। तो अमरकंटक पहाड़ियों से सोन नदी निकली है। यहाँ से कौन सी निकली है, सोन नदी निकली है, नाम नहीं लिखा है। ठीक है, ये सोन नदी निकली है और ये जो है पटना में आकर के मिल गई है। पटना क्या है, पटना बिहार की राजधानी है ना। पटना क्या है, पटना बिहार की राजधानी है। तो ये यहाँ पर जा कर के उसमें गंगा जी में मिल गई हैं। ठीक है, उसके बाद गंडक नदी ये निकली है, ये आकर के सोनपुर में गंगा जी में मिल गई हैं। फिर आती है कोसी नदी। तो कोसी नदी क्या है कि कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। ये रास्ता बहुत बदलती है। ये कभी जैसे मान लीजिए अभी इस रास्ते से चल रही है, फिर ये इस रास्ते से चलेगी, फिर ये इस रास्ते से चलेगी, फिर ये इस रास्ते से चलेगी। तो ये रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। विख्यात और कुख्यात दो शब्द होते हैं, जो मतलब अच्छे कामों के लिए होते हैं वो विख्यात होते हैं, ख़राब कामों वाले जो होते हैं वो कुख्यात होते हैं। ठीक है, ये हिंदी का भी शब्द है, आप याद रखेंगे। तो ये जो है कुर्सेला में मिलती है। ठीक, कोशी कुर्सेला याद रहेगा, कोशी कुर्सेला, और गंडक सोनपुर में, हाँ सोनपुर में। ठीक है, और आपका पटना में सोन नदी आकर के मिलती है। छपरा में घाघरा मिलती है, गोमती गाजीपुर में मिलती है, यमुना प्रयागराज में मिलती है, रामगंगा कन्नौज में मिलती है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। देखिए आगे एक महानदी है। ठीक है, ये फरक्का बैराज के पास में ये यहाँ पर आकर के गंगा जी में मिल जाती है। ठीक, यहाँ पर आकर गंगा जी में मिल जाती है। उसके बाद में फरक्का बैराज के पास से ये गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक आपकी हो जाती है पद्मा नदी और दूसरी हो जाती है हुगली नदी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पद्मा नदी को भी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो हुगली नदी में जो है दामोदर नदी मिलती है, ये इसकी सहायक नदी है। दामोदर नदी जो है इसमें मिलती है आकर के। तो एक बार मैं फिर से आपको ये स्लाइड समझा देता हूँ कि देखिए संतोपथ हिमानी से अलकनंदा निकली है और गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकली है। ये दोनों ही देवप्रयाग में आकर के मिल गई हैं और यहीं से गंगा जी का जन्म होता है। और हरिद्वार में ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है और यहाँ से आगे जा कर के ये कन्नौज में जा कर के इसमें रामगंगा मिल जाती है। प्रयागराज में जा कर के इसमें यमुना नदी मिल जाती है। गाजीपुर में जब पहुँचेंगे तो इसमें गोमती नदी मिल जाएगी। और जब बिहार में छपरा में पहुँचेंगे तो इसमें घाघरा नदी मिल जाएगी। जब पटना में पहुँचेंगे तो इसमें सोन नदी मिल जाएगी। और जब सोनपुर में पहुँचेंगे तो गंडक नदी मिल जाएगी। कुर्सेला में पहुँचने पे कोशी नदी मिल जाएगी और फरक्का बैराज पे पहुँचने पे महानदी मिल जाएगी। और ये खुद दो भागों में बढ़ जाएगी, ये चीज़ याद रखिएगा, ये दो भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर गंगा की सबसे पहली सहायक नदी पूछता है तो वो आप बताएंगे रामगंगा। ठीक है, गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, वो है रामगंगा। और जो अंतिम सहायक नदी है वो है महानंदा। ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है पेपर में कि सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो वो है रामगंगा। कहाँ पर मिलती है, कन्नौज में मिलती है। और सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो वो है महानंदा। ये फरक्का बैराज के पास में उसमें गंगा जी में मिल जाती है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो यमुना नदी है, आप मैप में देख पा रहे होंगे। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है चंबल नदी है। ठीक है, और इसमें जब दो धाराओं में बढ़ती है तो एक धारा हुगली कहलाती है और दूसरी पद्मा कहलाती है। और हुगली की जो सहायक नदी है वो है दामोदर नदी है। ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए पद्मा तो गंगा से आ गई, पद्मा कहाँ से आ गई, गंगा से आ गई। और जमुना शब्द आपको याद आया, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा था तो वो बांग्लादेश में क्या कहलाई थी, उसको वहाँ पर जा कर के हमने जमुना कहा था। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र के ही बांग्लादेश के अंदर से एक नदी मेघना आती है। तो ये तीनों ही नदियाँ मिल जाती हैं, ये तीनों ही नदियाँ मिल करके मेघना नदी बनाती हैं। तीनों ही नदियाँ मिल करके क्या बनाती हैं, मेघना बनाती हैं। और तीनों ही समुद्र में जा कर के गिर जाती हैं और यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण। अंत में जा कर के ये मेघना बन जाती है।
गंगा नदी जो है अंत में जाकर के किस नाम से बन जाती है? मेघना। ठीक है, वो बांग्लादेश में जाके बनती है। पद्मा आपकी और जमुना और मेघना, ठीक है, ये मिल करके आपकी मेघना नदी बना देती हैं। अब देख लेते हैं कि डेल्टा क्या है। डेल्टा शब्द आया तो डेल्टा क्या है समझ लेते हैं। देखिए, डेल्टा एक ऐसे तरीके की आकृति होती है, ये आपने से जो बच्चे मैथ से पढ़े होंगे तो डेल्टा शब्द से भली भांति जानते होंगे। डेल्टा शब्द ऐसे तरीके से त्रिभुजाकार शब्द होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उस भूभाग को कहते हैं जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों की संचयन से निर्मित होता है। नदी के मुहाने पर जहाँ की समुद्र से गिरती है, ठीक है, वो भूभागाकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है। जब नदी आती है तो नदी कुछ ऐसे गिरती है करके, ऐसे करके, है ना। तो ये ऐसे करके गिर गई आ करके, ऐसे नदी इधर से आई और ऐसे गिर गई, तो ये बीच में ट्रायंगुलर पार्ट बन गया। बीच में क्या बन गया? ट्रायंगुलर पार्ट बन गया, है ना। तो ये जो ट्रायंगुलर पार्ट बन गया, त्रिभुजाकार भाग बन गया, इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। इवन इसे इंग्लिश में भी डेल्टा ही बोलते हैं और हिंदी में भी डेल्टा ही कहा जाता है। अच्छा, होता क्या है कि जब ये नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो अपने द्वारा बहुत सारी मिट्टी ले आती हैं और धीरे धीरे वो मिट्टी को धकेलने की इनकी क्षमता कम होती जाती है और वो मिट्टी जो है ये छोड़ती जाती हैं और आखिरी में ला करके समुद्र में डाल देती हैं। कुछ मिट्टी रास्ते में जाती है, कुछ ये यहाँ ला करके छोड़ देती हैं और यहीं पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। और जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। ये जो डेल्टा है ये सुंदरवन डेल्टा है, ठीक। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, वो सुंदरी नामक एक पादप पाया जाता है, तो इसलिए जो है विश्व का सबसे बड़ा एवं तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है ये, ठीक है। और ये रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पर पाए जाते हैं और इसको अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की तो ये लगभग 9,630 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ के जो जल में लवण की मात्रा है वो 70% लवण की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और सुंदरवन को जो है 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। सन 1984 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। आगे नदियों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो वो तथ्य हम बात कर लेते हैं कि वो तथ्य क्या हैं, वो भी जानना जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि अलकनंदा तथा भागीरथी, अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं गंगा। अलकनंदा और भागीरथी का जहाँ पर संगम मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गंगा, ठीक। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो वो है रामगंगा, मैंने ये भी आपको बताया। आखिरी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है महानंदा, ठीक है। सबसे पहली है रामगंगा और आखिरी है महानंदा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है यमुना। गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती? तो मैंने बताया था कि वो हरिद्वार क्षेत्र से प्रवेश करती है। अगला है गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना, है ना, ये शहर हैं, ये गंगा नदी पर तट पर बसे हुए हैं। हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? तो हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता ये बसी हुई है, ठीक है। राजधानी कह सकते हैं बसी हुई, कोलकाता शहर बसा हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो यहाँ पे मेघना के नाम से इसको कहा जाता है, ठीक है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो वो कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो वो दामोदर नदी को कहते हैं, ठीक है। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग में है वो कौन सी? तो वो है गोमती है। ये यूपी के पीलीभीत ज़िले से निकली है, ठीक है। और इस पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बसी हुई है और ये गाजीपुर में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो अब जब है हमने गंगा नदी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। देखिए थोड़े से टॉपिक इसमें छूट गए हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नमामि गंगे परियोजना, वो भी आप सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजिली बता दूंगा। तो नमामि गंगे परियोजना जो थी ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई सन 2014 को शुरू की गई थी परियोजना। इसका मेन मकसद था भारत को जो गंगा है उसको साफ़ करने के लिए जो है, ठीक है। और इसमें 100% जो है केंद्र की हिस्सेदारी है। देखिए कुछ परियोजनाएं ऐसी होती हैं जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मिली जुली होती है, लेकिन इसमें केवल जो है केंद्र सरकार की थी, ठीक है। नमामि गंगे परियोजना याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन कि नमामि गंगे करंट अफेयर में कि नमामि गंगे परियोजना क्या है। तो गंगा नदी की सफाई से संबंधित है, ठीक है। और ये परियोजना कब लागू हुई? तो ये 1 जुलाई 2014 से लागू हुई थी, ठीक है। और 2021 तक था कि 31,000 करोड़ रुपए की कुल 363 परियोजनाओं को इसमें मंजूरी दी गई थी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में।
तो देखिए है क्या कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, बिहार से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। तो ये कहाँ से नहीं गुजरती? ये मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। झारखंड से भी गुजरती है, उत्तराखंड से भी गुजरती है। कुल 5 राज्य हैं, इसमें झारखंड और उत्तराखंड नहीं दिए हैं और 3 ये हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल 5 हो गए। झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ इसको सीरियल से पढ़ेंगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से गुजरती है। मध्य प्रदेश से ये नहीं गुजरती है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा मैं बताना पीछे भूल गया था। तो कालिंदी, यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना नदी है। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है? केन है। चबेना, केना, ठीक है, केन। अगला, गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है। ठीक है, ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है अमरकंटक में है? तो वो अमरकंटक की पहाड़ियों में किसका उद्गम है? तो वह है सोन नदी का। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके सोन नदी, वो हमारे इसमें लिखा नहीं था नाम, आपको याद होगा मैंने अलग से नाम लिखा था। तो गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है वो कौन सी है? सोन नदी है। ठीक है, अगला है अलकनंदा धौलीगंगा का संगम कहाँ पर होता है? तो दोनों का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है। कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो हमारी ट्रिक काम करेगी, चबेना, चबेना। तो कौन सी बची? सोन नदी बची। सोन इसकी सहायक नदी नहीं है क्योंकि ये जो है अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो ये तो आगे जा करके बात करेंगे हम। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? ठीक है, तो देखिए रुद्रप्रयाग में है ना, तो रुद्र आखिरी में वो मैंने बताया था कि नदी का बहाव स्लो पड़ जाता है, मंद पड़ जाता है, तो क्या होगा? मंदाकिनी, क्योंकि विन करूँगा तो करूँ रू आखिरी में आता है, उसके बाद गा तो गंगा चालू हो जाती है। तो जो अलकनंदा है वो करूँ रू तक होता है, तो रू आखिरी में रुद्रप्रयाग आता है, तो रू मतलब स्लो हो जाएगा, तो आखिरी कौन सा आंसर होगा? मंदाकिनी। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, छोटा नागपुर पहाड़ियों, पठार से, नैनीताल से, यहाँ पे ऑप्शन सी है, और सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलता है, छोटा नागपुर पठार से। फिर अगला है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। फिर अगला है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जैसे उसका बंगाल का शोक दामोदर नदी, वैसे बिहार का शोक कौन सा होगा? कोसी नदी होगी। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ से तबाही मचाती हैं। अगला गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो आपकी है यमुना। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर कह रहा है यमुना नदी का अन्य नाम कौन सा है? तो वो है कालिंदी। यमुना नदी का अन्य नाम कौन सा है? वो है कालिंदी। ठीक, ये आपके क्वेश्चन 12 थे, और भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो मैंने आपको जब मैं टेस्ट कराऊंगा तो टेस्ट में मैं नदियों के सारे क्वेश्चन से एक साथ मिक्स करके लेके आऊँगा। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो को आप लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। बने रहिए हमारे चैनल पर। अब हम इसका लेके आएंगे पार्ट 3, और पार्ट 3 में आपको हम बताएंगे जो बचा हुआ है हमारे जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो हम लेके आएंगे।